डियर, आज जो टॉपिक है, कुछ वो टॉपिक जो है वो ऐसे हैं कि मिक्स टॉपिक है, इसलिए इसका नाम दिया गया है मिसलेनियस। और मिसलेनियस के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आ जाएगा कैग का। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये है क्या? बेसिकली जैसे आपने सुना होगा सीए। सीए क्या करते हैं? वो बैंक को ऑडिट करते हैं, कंपनी को ऑडिट करते हैं, कंपनी का जो लेखा जोखा होता है, कंपनी का जो भी इनकमिंग है और आउटगोइंग है उनको मैनेज करने का, उनको चेक करने का काम करते हैं कि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इसी बस इनका चेक करने का काम होता है। इसी तरीके से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व होने के कारण जैसे सीए करते हैं ना, इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो क्या करेगा? नियंत्रण करेगा और महालेखा परीक्षक करेगा, यानी इसको चेक करने का काम करता है। क्या करेगा ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 148 देता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाता है कैग का। किसका बनाता है? कैग का। क्लियर है? आर्टिकल कौन सा है? 148। क्या काम करेगा ये गार्जियन होता है। गार्जियन यानी चेक, सुपरवाइज करने का काम करता है पब्लिक पर्स, यानी गवर्नमेंट का जितना भी पैसा, लोगों का जो भी पैसा है, ऑडिट करने का काम करेगा गवर्नमेंट के, और चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा ऑफिसर जो कि पूरे भारत के अंदर जो फंड आते हैं या जाते हैं उनको चेक करने का काम करता है, उसका नाम है कैग। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैग कौन होता है? अब यहां पर आ जाता है कि वो अपनी ड्यूटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी पूरे भारत के अंदर फाइनेंस को चेक करने का काम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। यहां पर आर्टिकल 148 से लेके 151 कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कि किस तरीके से कैग का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन करते हैं यहाँ पर? प्रेसिडेंट। पावर क्या होती है उनकी? मैंने बता दिया, चेक करने का, ऑडिट करने का काम करते हैं बेसिकली, और रिपोर्ट्स को देखने का काम करते हैं। कैग जो इंडिया का होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा 6 ईयर्स के लिए, ये ईयर आ जाएगा कितने साल के लिए? 6 ईयर्स के लिए, और 65 ईयर, एज क्या है? 65 ईयर, ये इनका टेन्योर हो गया। जो भी अर्ली हो, या तो वो व्यक्ति 6 साल पूरा टाइम जॉब करेंगे, या उनके 65 साल, जैसे सपोज करो 62 ईयर्स पे अगर अपॉइंटमेंट किया गया है तो वो 6 साल तो काम नहीं कर पाएंगे, 65 में रिटायर होंगे। या अगर वो सपोज करो 50 साल पे है तो 50 साल के बाद वो 6 साल तक काम करेंगे, ये नहीं कि 65 है, तो जो भी पहले हो उस पर उनका रिटायरमेंट होगा। उनका जो रिमूवल का प्रोसेस होता है पूरी तरीके से वैसे होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहाँ लाया जाता है? पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, इनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, फिर पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से इसे पास कराया जाता है जिससे इनको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। और सेम प्रोसेस होता है आपके कैग का। कंसेप्ट क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाएगा आपका श्री नरहरि राव, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अभी आप लोगों ने खुद ने फाइंड आउट करना, आप लोगों को बता रखा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे करंट के कैग का नाम, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ कौन है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं। देखो, ये थे पहले एक तरीके से जो हमारा फाइनेंस है उस पर कंट्रोल करने वाले। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट की नजर में एक ऐसा व्यक्ति जो कि कानून को जानने वाले हैं और जो भारत सरकार के वकील, जैसे एक व्यक्ति होता है कल्प्रिट होता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक व्यक्ति जिसको कन्विक्ट किया गया है, एक व्यक्ति जिस पे अपराध लगाया गया है, वो क्या करेगा? वकील करेगा ना। भारत सरकार को कानून के समक्ष प्रेजेंट करने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग देयर टीम। समझ में आया? तो भारत का पहला लॉ अधिकारी जो सरकार को समय समय पर कानून की चीजों से अवगत कराएगा, उनसे मांगा जाएगा, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, उनसे सजेशन मांगे जाएंगे, एडवाइस मांगी जाएगी, या भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने का काम करेंगे। वो कौन करेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल आ जाता है 76। याद रखना बेटा, कैग का और अटॉर्नी जनरल का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है इनसे संबंधित आर्टिकल 148 और 76। 148 कैग के लिए, 148 कैग के लिए, और 76 आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। पहला। दूसरा, इन दोनों का ही अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? दोनों का ही अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? 76 है ना। कौन अपॉइंट करेगा इन्हें? इन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। यहां पर बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उनके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। हाईएस्ट की जगह पे कई बार ये पूछा जाता है, हाईएस्ट पूछ लेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर आपसे पूछा जाएगा। भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होने चाहिए?
यहां पर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की होनी चाहिए और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म कितना होता है? जब तक ये प्रेसिडेंट इन्हें चाहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक। जैसे गवर्नर है ना, जब तक चाहे उनको अपॉइंट किया किसने? प्रेसिडेंट। ऐसे ही जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर बने रहेंगे, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये काम करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ड्यूटी क्या होती है? ये गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम करते हैं सारे लीगल मैटर पे, एंड जो भी इनको एंड विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने जो भी काम इनको दिए हैं वो सब काम करने के लिए बाध्य हैं। जो भी लॉ से रिलेटेड काम प्रेसिडेंट ने दिए वो सब करने के लिए बाध्य हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 165 कहता है यहां पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट के अंदर। ये क्या होता है? हाईएस्ट, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहां पर है? पूरे भारत में, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहां पर है? ये है स्टेट में। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और ये क्या करेगा? गवर्नर को सारे लीगल टर्म पर अपॉइंटमेंट, सारी इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। दोनों समझ में आ गया? सेंटर में कौन है और स्टेट में कौन है। नेक्स्ट आ जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपीयर होता है सुप्रीम कोर्ट के, वापस आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और बहुत सारे हाई कोर्ट के सामने, जो भी मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। इसके पास अधिकार होता है कि वो हाउस के अंदर बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा, क्योंकि हाउस का मेंबर नहीं होता। वोट करने के लिए हाउस के मेंबर होने की जो बाध्यता है वो कंपलसरी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्शन कमीशन। जब भी इलेक्शन कमीशन की बात होती है तो कमीशन यानी कि ग्रुप, और वो क्या कराएगा? पूरे भारत के अंदर इलेक्शन कराएगा। इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन कराता है? पार्लियामेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, पहले हम प्रेसिडेंट से शुरू करते हैं ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, हम सेम करके है ना यूनियन एग्जीक्यूटिव में, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो गए, ठीक है। ये सब कौन कराएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियरिटी है। नेक्स्ट हम बात करें स्टेट। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि स्टैब्लिश किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि रेगुलेट करने का काम करता है पूरे भारत के इलेक्शन को। यहां पर इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंट किया जाता है, स्टैब्लिश किया गया था, वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हम आजाद हुआ, उससे पहले दिन। नेक्स्ट आएगा इलेक्शन कमीशन जो प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, पीरियोडिकली अपनी अपडेट लेता है। इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है कौन कौन व्यक्ति हैं जो अडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 साल के हो चुके हैं, तो कौन कौन वोटिंग करेंगे। इसके अलावा वो दिखाते हैं कि कौन कौन वोट करेंगे। सुपरवाइज करने का काम करता है इलेक्शन को। कैंडिडेट के नॉमिनेशन को चेक करने का काम है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन ये चेक करते हैं। कैंडिडेट की कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सिंबल देने का काम है, उनको मॉनिटर करने का काम है, पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखने का काम है, और इलेक्शन प्रोसेस कैसे चलेगा उसको चेक करने का काम कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं बता दूंगी अभी। वो ऑर्गेनाइज करते हैं पोलिंग बूथ, यानी पोलिंग बूथ यहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन करके आते हैं हम लोग, वो वोट्स को काउंट करने का काम करता है, रिजल्ट को देने का, डिक्लेरेशन करने का काम करते हैं, और ये देखते हैं कि इलेक्शन सही तरीके से चल रहे हों। आज की डेट में इलेक्शन ऑफ कमीशन के इंडिया के अंदर 3 मेंबर होते हैं। पहले होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 2 उनके साथ मेंबर होते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन जब हुआ था इलेक्शन से पहले, इनको लेकर कुछ डिस्प्यूट हुई थी, तो इनके नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और आप लोग ऑलरेडी वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हो। क्लियर है? नाम देखो, जाके पिक्चर्स देखो, क्योंकि जब आप पिक्चर देखते हो ना तो आपको एक लंबे समय तक रहता है कि इनका, और अभी भी हाईलाइट में थे वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो अभी भी हाईलाइट में है। नेक्स्ट है करंट न्यूज में अभी भी कल परसों थे। नेक्स्ट है प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 मेंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को एक ऑटोनोमस बॉडी या स्वायत्तता दी गई है कि इलेक्शन कमीशन के काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यहां पर कह रहे कि इलेक्शन जो कराते हैं वो किस किस के इलेक्शन है, ये मैं बता चुकी हूँ। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है यहाँ पर, और पार्लियामेंट के इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, और कब तक? 65 साल, जो भी दोनों में से अर्लियर हो। एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा तो 6 साल रहेंगे, या जब तक वो 65 ईयर के नहीं रहते हैं, दोनों में से जो भी अर्लियर होता है आर्टिकल 324 के हिसाब से। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां पर रिमूव्ड किया जा सकता है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, हम कैग का भी जो रिमूवल है वो इसी तरीके से करें जैसे सुप्रीम कोर्ट का हम कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है, इसी तरीके से कैग का होगा, इसी तरीके से आपके किसका होगा, यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर की हटाया जा सकता है। अदर इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को।
यहाँ पर जनरल इलेक्शन जो बेसिस होते हैं वो अडल्ट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पे होते हैं। इसका मतलब है भारत के अंदर जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा उसको वोटिंग करने का अधिकार दे दिया जाएगा। इसी को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वोटिंग की एज 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी, है ना। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। और भारत इकलौता ऐसा कंट्री है जिसमें आजादी के साथ साथ मेन और विमेन दोनों को ही वोटिंग का अधिकार एक साथ दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के ये सारे के सारे आपके नाम दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे हैं, वो रहे हैं सुकुमार सेन। कौन रहे हैं? सुकुमार सेन। करंट वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टॉपिक आ रहा है डिलिमिटेशन कमीशन। बेटा ये डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है परिसीमन आयोग। क्या बोला मैंने? देखो इंग्लिश में ना कई बार नहीं समझ में आता है, हिंदी में ज्यादा जल्दी से अच्छे से समझ में आता है। परिसीमन आयोग ये है क्या? परिसीमन आयोग, परिसीमा यानी सीमा को बाउंड्री में बांधना। सीमा जो है उसको बाउंड्री में, सीमा को लेना। मतलब क्या है? जब आप इलेक्शन करते हैं तो इलेक्शन कराने के लिए, पूरे भारत के अंदर इलेक्शन कराने के लिए आप निर्वाचक क्षेत्र का डिवीजन करते हो उनके पॉपुलेशन के आधार पर। जब ये निर्वाचक क्षेत्र का डिवीजन करना है ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता। ये कौन करेगा? ये करेगा परिसीमन आयोग। कौन करेगा? बस इसका इतना ही काम है। इसका इतना काम क्या है? पूरे भारत को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बांटेंगे? एरिया वाइज बांटेंगे। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं इसका, है ना। इसके लिए मैं एक बोर्ड ले लेती हूँ, उससे समझाती हूँ तुम्हें। लाइक सपोज करो कि हम, सपोज करो इजी के लिए बस ले रही हूँ मैं ये, कि ये हम भारत की सीमा ले लें और इसके अंदर राज्य है। अब इसको आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जो भी आपके स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर सपोज करो मैंने ये स्टेट एक ले लिया। इस स्टेट्स के अंदर इस जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं जबकि यहाँ पर कम लोग रह रहे हैं, है ना। इस जगह पर फिर अलग लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं वो अलग लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अलग लोग हैं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग हिस्से में हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटनी है ना। स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटनी है। तो क्या करेंगे? जो पॉपुलेशन होगी, जैसे यहाँ की पॉपुलेशन होगी, यहाँ पॉपुलेशन है 10 लोग हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन है 20 लोग हैं, जबकि हमें करना क्या है? 15-15 करने हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको इधर डिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि सब जगह पर, अब ये कहाँ पर किया जा रहा है? केवल स्टेट्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग वार्ड्स के अंदर। वो होता क्यों है? कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है कि आप यहां से भी एक बंदे को खड़ा कर रहे हो और यहां से भी एक बंदे को खड़ा कर, 10 पे भी एक है और 20 पे भी एक है रिप्रेजेंटेशन। तो ये गलत है ना। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो एक पॉपुलेशन वाइज सही रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपको उस जगह को किसमें बांटना पड़ेगा? निर्वाचक क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है डिलिमिटेशन आयोग। बस इनका इतना काम है ना। तो इसके अंदर क्या इलेक्शन कमीशन इनके काम में इंटरफेरेंस कर सकता है? नहीं। क्या ये इलेक्शन कमीशन के काम में इंटरफेरेंस कर सकते हैं? नहीं। इनका काम केवल इतना होता है, इस कमीशन का काम केवल निर्वाचक क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या कह रहा है यहाँ पर? डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन इंडिया के एक ऐसा कमीशन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। इसका जो मेन टास्क होता है वो है कि बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। क्या काम है इनका? काम क्या है? बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना फॉर द वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है निर्वाचक क्षेत्र। जो रिप्रेजेंटेशन होता है हर स्टेट से, इट इज नॉट चेंज ड्यूरिंग हिज एक्सरसाइज। एंड हालांकि जो नंबर होते हैं SC ST के, जो सीट्स के होते हैं, ये सब इनके द्वारा, एक सेंसस के द्वारा ही, दीज आर आ स्टेट आर चेंज इन अकॉर्डेंस विद द सेंसस। सेंसस होता है जनगणना। जनगणना में, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया ना, पॉपुलेशन वाइज स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करना है, SC ST का रिप्रेजेंटेशन देना है या विमेन का रिप्रेजेंटेशन देना होता है ना। इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या जरूरी है? वहां का सेंसस होना, वहां की जनगणना होना। जनगणना के आधार पर ही ये निर्वाचक क्षेत्र में सीटों का, निर्वाचन सीटों का आवंटन किया जा सकता है कि कितनी जगह से कितने लोग उठेंगे। नेक्स्ट है कमीशन। एक पावरफुल बॉडी होती है जिसका ऑर्डर जो है वो किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऑर्डर जो होता है वो लोकसभा के अंदर लाया जाता है विद द रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। अगर असेंबली के भी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है या राज्यसभा के, ये आपके विधानसभा के चुनाव है, उसके लिए। हालांकि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आर नॉट परमिटेड। मींस क्या कह रहे हैं? एक बार डिलिमिटेशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी,
उस रिपोर्ट को कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, दोनों जगह पे प्रेजेंट किया जाएगा, लोकसभा के अंदर भी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने तय करी है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दिया जाएगा, इनके किसी भी काम में इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है, इनके काम को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। डिलिमिटेशन कानून को 4 बार सेटअप किया जा चुका है, ठीक है। अब फिर से आने वाला कब है, 2026 के चुनाव से पहले, 2026 के चुनाव से। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ी है, तो दोबारा से सीटों का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी वो डिसाइड की जाएंगी। लोकसभा राज्यसभा की सीटों के अंदर चेंजेस करने की बात हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो वो दोबारा से किसका काम यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा, इसका। किसके बाद, 2002 के बाद, क्लियर, 2026 के चुनाव से पहले। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 4 बार कर चुकी है। क्या? 1952 के अंदर, 1963 के अंदर, 1973 के अंदर और 2002 के अंदर यहाँ पे कमीशन ने क्या किया चेंजेस किए, 4 टाइम इसको सेटअप किया जा सकता है, इसको 4 बार सेटअप किया जा चुका है। और क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट लेके आया है, यहाँ पे क्या है, अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 1952, 62, 72 एंड 2002। कंसेप्ट क्लियर। डिलिमिटेशन आयोग जो सेटअप किया गया था वो 12 जुलाई 2002 के अंदर लास्ट किया गया था 2001 के सेंसस के आधार पर, जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, जो कि एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो इसके चेयरपर्सन थे। असेंबली इलेक्शन इन कर्नाटका विच इज कंडक्टेड इन 3 प्लेसेस in May 2008 first, and it is the first one to use the new boundaries as a 2002 के लिमिटेशन आयोग का, किसके आधार पर, 2001 की सेंसस के आधार पर उन्होंने चेंजेस कर दिए 2002 में। तो उस एक्ट के आधार पर पहली बार 2008 में जब इलेक्शन हुए थे तो उसी सेंसस और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तय करके इलेक्शन कराए गए थे। कहां पर, कर्नाटका में। कंसेप्ट क्लियर, एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने केवल, ठीक। यानी अब कब होगा, 2026 के चुनाव है, तब उससे पहले क्या होगा, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तय होंगी। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तय होने के बाद 2026 के बाद जो भी चुनाव होगा वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पे चुनाव किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है नोटा। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव क्या है, क्लास के अंदर मैंने बोला 4 लोगों को ले लेती हूँ, 4 लोगों में से बताओ किसे प्रिंसिपल तुम्हें वो बनाना है, मॉनिटर बनाना है। कुछ बोलेंगे ए को बना दो, कुछ बोलेंगे बी को बना दो, कुछ बोल रहे हैं सी को, कुछ बोल रहे हैं डी को। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हम चारों से ही सहमत नहीं है ना। जब आपने वोटिंग कर रहे हो तो आपने ए पे लगाया, बी पे लगाया, सी पे लगाया, डी पे, तो आप अपना वोट किसी ना किसी को दे रहे हो। चौथा जो है वो नन ऑफ द अबव, यानी आप चारों से ही सहमत नहीं हो, आप चारों को इस लेवल पे नहीं चाहते कि वो मॉनिटर बने। इसी को नन ऑफ द अबव बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। जब आप किसी भी कैंडिडेट से, जब आपका कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें किसी भी कैंडिडेट से यू आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, तो आप उसमें क्या लगाते हैं, नोटा। समझ में आया। अब यहाँ पर आता है कि क्या नोटा हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर लोगों ने नोटा लगा दिया, सपोज करो ए वाला जो उसको 20% वोट मिले हैं, बी वाले को 30% वोट मिले हैं, सी वाले को 15% वोट मिले हैं, डी वाले को 25% वोट मिले हैं, तो आपने सबसे ज्यादा वोट किसको दे रखे हैं, बी वाले को 30% वोट दिए हुए हैं, है ना। तो अब ये सोचो, जबकि मेजोरिटी के लिए, अब बाकी जो वोट है वो सारे नोटा में है, तो आप ये सोचो 30% वाले को विनर बना दिया आपने, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली है बेसिकली। तो आपने क्या कर दिया, आपने जो फर्स्ट वाला, जो ऐसा व्यक्ति था जिसको 50+1 वोट मिले ही नहीं, जिसको मेजोरिटी मिली नहीं, लेकिन आपने उसे क्या बना दिया, उसको आपने प्रधानमंत्री या उसको आपने सीएम बना के बिठा दिया, है ना। क्या ये सही है, क्या नोटा होना सही है या नहीं है, इसके ऊपर आप लोग कल अपने विचार रखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब ये बताना नोटा क्या, नोटा समझ में आ गया। नोटा इज बेसिकली द नन ऑफ द अबव, जिसके अंदर क्या किया जाता है, नोटा पहली बार किसके लिए, कि लोग जो होते हैं उनके पास वोट होता है राइट का, जब यहाँ पर इलेक्शन करते हैं। नोटा डज नॉट रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नोटा ऑप्शन पहली बार जो यूटिलाइज किया गया था वो 5 स्टेट में 2013 में यूटिलाइज किया था। नोटा ऑप्शन वुड नॉट इम्पैक्ट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। क्यों? क्योंकि जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड आना वो वही रहेगा बेसिकली। इलेक्शन कमीशन रिमूव नोटा ऑप्शन फ्रॉम द राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन इन अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो लोग रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और जो लोग अपने लोगों को चुन रहे हैं, तो अपने लोगों में से तुम्हें किसी ना किसी को चुनना पड़ेगा ना, तो ये इस वजह से यहाँ से हटाया गया। तो आप कितने सहमत है, नोटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूपीएससी। यूपीएससी को प्रीवियसली बोला जाता था पीसीएस के नाम से, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। 1950 के अंदर 26 जनवरी 1950 में इसको प्रोमोलोगेट किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। पहले इसे फेडरल सर्विसेज, फेडरल पब्लिक सर्विसेज, उसके बाद और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। अब क्या बोला जाता है इसे, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो देश के अंदर क्या कराता है, ऑल इंडिया सर्विसेज की
पेपर कराता है। इसका काम क्या है बेसिकली, यहाँ पर कमीशन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है, ऑटोनोमस बॉडी होती है, अपने आप पे डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आता है, पार्ट नंबर 14 के अंदर है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं, एग्जाम कराए जाते हैं, सिलेक्शन कराए जाते हैं, अपॉइंटमेंट कराए जाते हैं, वो सब किसके तहत कराए जाते हैं, यूपीएससी के तहत कराए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्या क्या स्ट्रक्चर है यूपीएससी का। इसके अंदर चेयरमैन होता है और अदर मेंबर होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो ऑफिस होता है वो 6 साल का होता है और इनकी जो एज होती है वो 65 साल, अगेन सेम, दोनों में से जो भी पहले हो। इनके ऊपर कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इन्हें नहीं बता सकती है कि इनको पेपर कैसे कराने हैं, क्या कराने हैं, या इन द सेम मैनर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है सेम, यानी ये ऑटोनोमस बॉडी है। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज बेसिकली, इसके अंदर क्या आते हैं, 2 चीज हो रहा है, एक आएगा यूपीएससी, एक आएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एक होता है जेपीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के पेपर कराता है, जैसे पीसीएस, यूपी पीसीएस, स्टेट की जगह आप उस स्टेट का नाम ले लेते हैं, जैसे झारखंड पीसीएस आ जाएगा, पीएससी आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस बोला जाता था प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज को, अब क्या हो गया वो पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में स्टेट का नाम हटा दो और उस स्टेट का नाम रख दो, वर्ड हटा दो स्टेट और नाम रख दो, तो बन जाएगा स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो स्टेट का है वो स्टेट के पेपर कराएगा, पूरे भारत के लिए जो पेपर कराएगा वो यूपीएससी कराएगा। अब अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को मिलके पेपर कराना है, छोटे स्टेट हैं तो वो मिलके करा सकते हैं पेपर, है ना। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिलके पेपर कराना होता है तो वो क्या लेते हैं, जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियरिटी है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, कह रहे हैं रिमूवल मेंबर का कैसे होता है। यहां पर यूपीएससी के मेंबर या यूपीएससी के जो हेड होते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को, या यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर जारी करके अंडर सम सर्कमस्टांसेस उनको हटाया जा सकता है। फंक्शंस क्या है, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सर्विस से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड, वो होंगे। यहां पर ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि जो भी मैटर्स रिलेटेड होते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड है, ट्रांसफर से रिलेटेड सिविल सर्वेंट के, वो यूपीएससी ही प्रेसिडेंट को बताते हैं। बेसिकली जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं, यानी कि जो भी तैयारी कराने, पेपर कराना है, क्या क्या तरीके से होंगे, ये डिसीजन अपने आप लेते हैं। जो भी मैटर इनके पेंशन या अवार्ड से रिलेटेड है, किसी इंजरी से रिलेटेड है, ये भी इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वह कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, यहाँ किया जाता है और फिर जाता है कहाँ पर, अगर वॉइड होता है तो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर आ जाता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल आता है 280। काम क्या करता है, वित्त आयोग। यहाँ पे 16वां वित्त आयोग शुरू होगा 2025 से 2026 तक। यहाँ पर है कि वित्त आयोग का बेटा अपॉइंटमेंट जो होता है ना वो पहले से कर दिया जाता है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। करंट वाले जो आएंगे अभी 16वें वाले, तो उनका नाम आप लोगों ने लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे आ जाते हैं, ये क्या पता है किसी को, मैंने कल परसों ही शायद बताया था, पनगड़िया करके हैं 16वें वित्त आयोग, है ना, सीईओ रहे हैं वो नीति आयोग में, यस, है ना। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आ जाएगा कि और बेटे क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं आपके, अभी चेंज हुए हैं। उसके बाद आपका इसका स्टेट पीसीएस अगर तुम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड आ जाता है, वित्त आयोग से रिलेटेड आ जाता है, आपका महिला आयोग से रिलेटेड है, तो इनके आप लोगों को सबको याद होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है। फाइनेंस कमीशन जो होता है इसके अंदर एक चेयरमैन होंगे और इसके साथ 4 अदर मेंबर होंगे, ठीक है जी। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो चेयरमैन होता है वो जो भी पर्सन्स होते हैं सिलेक्टेड फ्रॉम द, जो भी पब्लिक अफेयर्स में जो काम कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ही इनको अपॉइंट किया जाता है। जबकि अदर मेंबर जो हैं वो चुने जाते हैं, पहला वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होने चाहिए, उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड है, उनके पास फाइनेंशियल मैटर के अंदर एक वाइड एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इनके पास स्पेशल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट के यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है, रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीडिंग ऑफ द टैक्सेज एंड डिविजेबल बाय द यूनियन एंड स्टेट। इंपॉर्टेंट है, क्या काम है वित्त आयोग के, क्या काम है, वित्त का बंटवारा करना है, पैसे का बंटवारा करना है, टैक्सेस का बंटवारा करना है, किस किस के बीच में, स्टेट्स के और यूनियन के बीच में, ये इनका मेन काम है। उसके अलावा ये रिकमेंड करते हैं कि कौन कौन से ग्रांट्स जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे, स्टेट को दिए जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है।
कमीशन जो है वो अपने रिकमेंडेशंस जो होता है वो एडवाइजरी नेचर होता है, ये केवल एडवाइस देगा, ये बाइंडिंग नहीं होती। कंसेप्ट क्लियर? इसमें केवल आपका जनरली आर्टिकल या मेंबर के बारे में पूछा जाता है, और ये कि 15th वाले कौन से, 16th वाले कौन से हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ा है, उसी की जो मेन ब्रांच मान लो एक तरीके से, इंफॉर्मेशन सुना ना, राइट टू इंफॉर्मेशन आपके पास, तो उसी की कोई भी इंफॉर्मेशन भारत के अंदर आपको चाहिए, आपको 30 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर जाकर आप RTI करते हैं। अगर नहीं होता है तो सेंट्रल लेवल पे इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन काम करती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियरिटी है? ठीक है, क्लियरिटी। तुम्हें बारिश में जाना है क्या? पकोड़े वकोड़े और मंगा दूं? बहुत सही, तुम लोग ना सम टाइम यू फील सो स्वीट की बारिश का लग रहा है, मौसम बाहर अच्छा हो गया है। तुम्हें कहाँ से दिख रहा है? खिड़की बंद है तुम्हारे, ठंडी आवाज आ रही है तुम्हें बहुत तेज, तो भेज दूं पकोड़े वकोड़े मंगा दूं, चाय पकोड़े मंगवा लो। चलो मैम, बारिश हो रही है बहुत तेज बाहर। CIC की हम बात करें, वापस आ जाओ चाय पकोड़े से, ठीक है। CIC की हम बात करें बेटा, याद रखना जिस समय पे लोग बारिश में पकोड़ों का माहौल बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी समय पर अगर तुम पढ़ रहे हो तो पेपर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जिस समय पर लोग जीवन का आनंद ले रहे हो, अगर तुम उस समय पर मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो तुम्हें कामयाबी लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर क्लास में बैठ के तुम्हें चाय पकोड़े याद आ जाए, बारिश की सुगंध याद आ जाए, फिर पेपर कोई नहीं निकाल सकता। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। RTI 2005 के अंदर एक एक्ट बन जाता है, और जिसके द्वारा ये इसका काम क्या है, जितने भी गवर्नमेंट के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनके काम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। ये ऑपरेशन में जो आता है वो 12 अक्टूबर 2005 में आया है। इस एक्ट के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया जाता है 2005 के अंदर। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो भी किसी व्यक्ति की किसी भी तरह की कंप्लेन है उसको सुनेगी और उसको मना नहीं कर सकती इन्फॉर्मेशन देने के लिए, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से हो। चीफ कुछ जगह पे हैं जहां पर ये सीक्रेट है, जैसे डिफेंस की हम बात कर सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, जो रिकमेंडेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है। CIC के अंदर कौन कौन लोग की इलेक्शन करने के लिए PM होंगे, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और नॉमिनेटेड जो PM के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि CIC के मेंबरों को अपॉइंट कौन कौन होगा इसके अंदर, है ना, तो उसके अंदर कौन होंगे, ये लोग उनको चुनेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाएगा RTI अमेंडमेंट बिल आता है 2013 का, जिसके हिसाब से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन अपनी देनी होती है। यहाँ पर RTI अमेंडमेंट बिल 2013 रिमूव्स द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर निकाला गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ड्राफ्ट प्रोविजन। पहले तो ना शंकर बाहर निकल जाओ, चलो क्लास से बाहर जाओ, जाओ जल्दी क्लास से बाहर जाओ, लीव इमीडिएटली। चलो जल्दी जाओ, जाओ बाहर, यहीं से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कटवा दूंगी मैं, रिकॉर्डिंग है। मैं क्या कर, तुम्हें निकलना है यहाँ से जाके। मैंने क्या बोला? इतना कैजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां से दोबारा से देख लेंगे बेटा, यहाँ पर है RTI अमेंडमेंट। बात कर रहे हैं हम, RTI अमेंडमेंट बिल आता है 2013 के अंदर, जहां इसमें बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी को हम पब्लिक अथॉरिटी की लिस्ट से बाहर करते हैं। मीन्स का क्या है, पब्लिक अथॉरिटी यानी पब्लिक के जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनसे बाहर कर दिया गया। किसको? यहाँ पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ड्राफ्टिंग प्रोविजन 2017 के अंदर आता है, जो कि यहाँ पे कहता है फॉर द क्लोजर केस इन द डेथ ऑफ द एप्लीकेंट कैन लीड टू मोर अटैक ऑन द लाइफ ऑफ द विसल ब्लोअर।
यहाँ पर विसिल ब्लोअर होते कौन है? विसिल ब्लोअर होते हैं एक डिसिप्लिनरी ऑफिसर्स होते हैं जो कि किसी भी, यानी विसिल ब्लोअर होता है कहीं करप्शन हो रहा है और तुमने उसके खिलाफ आवाज उठा दी, कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा दी आपने। अगर सपोज करो पार्लियामेंट के अंदर है और कोई चीज गलत हो रही है तो उसके जो भी व्यक्ति, चाहे वो एनजीओ होता है, कोई पब्लिक पर्सन है, कोई प्राइवेट पर्सन है, जो भी किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसको हम विसिल ब्लोअर कह सकते हैं। तो विसिल ब्लोअर से रिलेटेड एक्ट निकल के आता है कहां पर? 2017 के अंदर, कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। नेक्स्ट आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2018 आता है जिसके अंदर सेंटर के पास पावर होता है कि वो फिक्स कर सकते हैं टेन्योर को, टेन्योर होता है टर्म जो होता है, एंड क्या कर सकते हैं टेन्योर एंड, यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की सैलरी से रिलेटेड है, जिसमें स्टैट्यूटरी प्रोडक्ट, स्टैट्यूटरी कंसेप्ट, स्टैट्यूटरी मतलब होता है लॉ के द्वारा बनाया गया आरटीआई एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्ट रिप्लेस करता है दैट इनकी जो काम होगा वो 5 साल का होगा, फिक्स टेन्योर कर दिया है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला, आरटीआई के जो आ रहे स्टेट, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आ रहा है चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो हर 5 साल के अंदर 5 साल का उसका टेन्योर फिक्स कर दिया गया है। क्लियर? आगे आ जाता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्योंकि आपका हट गया। प्लानिंग कमीशन क्या है? 1950 में जब भारत, 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो डिसाइड ये किया गया कि भारत के रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये आप डिटेल में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिया गया कि भारत के रिसोर्सेज अपने कैसे यूटिलाइज करने हैं। इसी के लिए फॉर्म में निकल के आया कि प्लानिंग इसीलिए कमीशन बिठाया गया कि वो बताएगा कि किस तरीके से भारत के रिसोर्सेज को प्लान करना है। बेसिकली इसी को हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। कब आया? 1950 में। प्लानिंग कमीशन को एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि 5 साल के लिए प्लान बनाता है। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया था, उसकी जगह आया नीति आयोग। उसका रीजन क्या था? प्लानिंग कमीशन के अंदर जब प्लान बनाए जाते थे वो सेंट्रल लेवल पे बनाए जाते थे और वो लोअर तक एज इट इज जाएंगे। समझ में आया? यानी कि ये टॉप टू बॉटम अप्रोच पे था। उसके बाद अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है वो एक गलत अप्रोच पर है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो लोअर तबका है उनकी डिमांड देखो, वो क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए अपर लेवल पे जाके क्या बनाई जाए, अप्रोच बनाई जाए। तो इन्होंने बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया। समझ में आया? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। इसी वजह से प्लानिंग को हटाया गया और नीति आयोग को लिया गया। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कंसेप्ट क्लियर? ये भारत के एक टैंक की, थिंक टैंक की तरीके से काम करता है, डायरेक्शन देता है, पॉलिसीज को बनाने का काम करता है। नीति आयोग गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट को एक रेलिवेंट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कराता है, टेक्निकल एडवाइस देता है, जिससे कि सारी पॉलिसीज को चेक किया जा सके। इसके अंदर जो भी मैटर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं उन सबको चेक किया जाता है। प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कब कहा जाता है? जब भी किसी एक व्यक्ति के पास अपनी एक पोस्ट है, जैसे पीएम है तो पीएम के पास पीएम की पोस्ट है ना, तो वो दूसरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं कर सकते, है ना। अगर वो दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम करेंगे तो उन्हें चेयरपर्सन बोला जाएगा, लेकिन वो दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं कर सकते। वो सपोर्ट सिस्टम की तरीके से काम कहा जाता है और इसी पोस्ट को एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है। उसके बाद आ जाएगा फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग। अब यहाँ पे सैलरी किसकी मिलेगी? पीएम की, ना कि इनके चेयरमैन की। कंसेप्ट क्लियर है? किनका? उनके ही मेन काम होते हैं, एक तरीके से हेड उन्हें बना दिया, उनके नाम पर काम होगा और बाकी काम जो होंगे उनके डेप्यूटी अध्यक्ष, डेप्यूटी जो चेयरमैन है वो करेंगे, सीईओ करेंगे, पूरी टीम काम करेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग। क्या क्या है? पहला बेटा फंक्शंस होता है फेडरलिज्म को बचाए रखना, भारत के अंदर जो भी आपका एक फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करना, जो भी मशीनरी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने का काम करता है। यहाँ पर जो भी क्रेडिबल प्लान है विलेज लेवल पर हो गया है, एग्रीगेट लेवल पर हो गया है या गवर्नमेंट लेवल पर हो गया, उसको डेवलप करने का काम करता है। ये एंश्योर करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी लाई जा सके वो दिया जाता है। स्पेशल अटेंशन दिया जाता है कि किसी भी सेक्शन को हमारे सोसाइटी के अंदर वो जो भी रिस्क पर है उसे बेनिफिट दिए जा सके। ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, इनकरेज प्रोवाइड कराते हैं स्टेक होल्डर को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारे यहाँ पे रिसर्च हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट देश के अंदर हो सके। ये नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करने का काम करता है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स को प्रमोट करने का काम करता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना समझ में आया बेटा?
नेक्स्ट आ जाएगा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज के आधार पर, यानी कि भारत के अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग इश्यूज होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांस से रिलेटेड हो गया, इनोवेशन से रिलेटेड हो गया, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, तो उन सब इश्यूज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है कि उन चीज़ों को सोल्ट आउट किया जा सके, जिससे कि भारत के डेवलपमेंट को, भाई भारत के रिसोर्सेज को तो मैनेज कर रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा वो मॉनिटर करने का काम करते हैं और इवैल्यूएट करने का काम करते हैं कि जो प्रीवियस प्रोग्राम उन्होंने लागू किया था, जो 5 साल के पहले प्रोग्राम उन्होंने लागू किया, उनका आउटकम्स क्या रहा, क्या वो प्लान सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। अगर वो प्लान सक्सेसफुल है तो उनको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर वो प्लान उतने सक्सेसफुल नहीं हो तो उनके अंदर क्या कमी रही, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी की कमी रही है, दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाई जाएंगी, दोबारा पॉलिसी बनाई जाएंगी, उनमें चेंजेस किया जाएगा। जैसे कभी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए होता है, कभी पॉवर्टी को हटाने के लिए होता है, कभी आपका एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए होता है, कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपके प्लान बनाए जाते हैं। तो हर 5 साल के लिए एक एजेंडा रखा जाता है और उस एजेंडे पे काम किया जाता है। तो ये चेक करता है कि जो हमने एजेंडा पहले रखा, जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी कारगर साबित हुई या नहीं हुई। कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता, हाँ जी, इंटर डिपार्टमेंटल, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई आपसी, जैसे पैसे का बंटवारा है, रिसोर्सेज का बंटवारा है, जैसे सपोज करो कि आपका एक कोयला मंत्रालय है ना, आपका एक है ना, और एक आपका हो गया, एक तो हो गया कोल से मंत्रालय हो गया, माइंस वाला हो गया, और एक हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, दोनों है तो एसोसिएटेड है ना। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि कोयले से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया कि हमें इतनी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं, हम इतना नहीं कर सकते, तो डिस्प्यूट हो रहा है दोनों के बीच में कि आप सप्लाई नहीं करो, सप्लाई वाले से कोई और लड़ा, तो डिस्प्यूट हुआ दोनों के बीच में। वो डिस्प्यूट कौन सॉर्ट आउट करेगा, वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने का काम होता है नीति आयोग का, कि हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा मेंबर ऑफ नीति आयोग। मेंबर ऑफ नीति आयोग में पहला बता दिया कि चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के और गवर्नर होते हैं यूटी के। रीजनल काउंसिल्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज के। इसके अलावा ये चेयरपर्सन जो किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उसकी नॉमिनीज के द्वारा है। एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं बेसिकली, जो कि अलग अलग नॉलेज के होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के आधार पर प्राइम मिनिस्टर उनको इनवाइट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि आप लोग सब नीति आयोग का। भाई नीति आयोग क्या है, देश के लिए प्लानिंग करो। जब आप देश के लिए प्लानिंग करते हो तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सारे यूटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, सारे एक्सपर्ट आ जाए, सारी टेक्निकल हेल्प हमें मिल जाए, तो वही सब मिलके क्या बनाएगा, तभी तो प्लानिंग अच्छा होगा ना। तो इन सबको लिया जाता है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मेंबर जो होते हैं वो फुल टाइम हो गए। पार्ट टाइम मेंबर के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, यूनिवर्सिटी है, उनसे मेंबर लिए जाते हैं। पार्ट टाइम मेंबर जो होते हैं वो रोटेशनल बेसिस, यानी कि अब आए हैं, दोबारा जब आएंगे तो फिर दूसरे वाले आ जाएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, जिसके अंदर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिक्स टर्म होता है और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर है दैट इज फॉर द फिक्स टर्म, एंड जो रैंक होती है वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर की इनकी पोस्ट होती है सीईओ की। सेक्रेटरिएट इज डीम्ड नेसेसरी, सेक्रेटरिएट होता है सचिवालय, नीति आयोग का अपना खुद का सचिवालय होता है। सचिवालय क्या होता है, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो सब सचिवालय में किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टी। इतना क्लियर हुआ सारा, नीति आयोग समझ में है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आने वाला है वो क्या है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इजी है। पॉलिटिकल पार्टी से तुम लोग सारे के सारे अवगत हो। क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, क्या होती है साक्षी पॉलिटिकल पार्टी? प्रेजेंट करती है ना। बहुत अच्छी बात बोली है ना, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि अपनी खुद की एक थॉट प्रोसेस को लेकर साथ चलता है और उस थॉट प्रोसेस में लोगों को शामिल करता है, और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फिर क्या मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी कब बनेगी, जब उसे एक पॉलिटिकल सिंबल अपना मिल जाएगा, उनका अपना खुद का एक नाम होता है बेसिकली, और एक उनकी पहचान होती है, तो उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो वॉलंटरी एसोसिएशंस होती हैं। ये एक ऐसा इंडिविजुअल्स का मिला हुआ ग्रुप होता है जो कि किसी भी अपने व्यूज को, जिनके जो व्यूज है वो सेम पॉलिटिकल व्यूज हैं, उनको लेकर साथ चलता है। इसका मतलब हु डिजायर टू वर्क एंड प्रमोटिंग ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी है जिनके सिंबल्स अलग अलग, जैसे बीएसपी का एलिफेंट है 1984 में बना था, भारतीय जनता पार्टी का लोटस है 1980 में बना था। अब याद रखना, देखो कैसे याद रखोगे, कांग्रेस बनी थी 1885 में, ठीक है, और उसके 95 ईयर्स बाद बीजेपी बनी है। अब ये नहीं कि बीजेपी तब बनी है, एनडीए पहले था, है ना, जो आपका है ना जनता संघ है वो पहले था आजादी के समय पे। उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई आ गई आपकी, इसका ईयर्स कौन सा अंदर सिकल है, इसका सिंबल है बेसिकली 1925 के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीएम आ जाएगी आपकी, हैमर सिकल स्टार है इसका 1964 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, हाथ उसका पंजा उसका है सिंबल है। नेशनल कांग्रेस पार्टी आपका क्लॉक इसका सिंबल है 1999 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपका फ्लावर्स एंड ग्रास है 1998 में। नेशनल पीपल्स पार्टी जिसका सिंबल बुक है 2019 में। नेशनल पार्टी, आखिर नेशनल पार्टी होती क्या है? देखो सिंपल नेशनल पार्टी के लिए कंसेप्ट है कि अगर आप कहां पर 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उसमें 6% वोट अगर ली जाती है, सिक्योर करी जाती है, तो ऐसी पार्टी को क्या बोला जाता है? नेशनल पार्टी बोला जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इनको एटलीस्ट 4 सीटें लेनी है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर फ्रॉम एनी स्टेट और द स्टेट एज वेल। समझ में आया? किसी भी एक स्टेट या किसी भी 4 स्टेट्स के अंदर कितनी सीटें लेनी है लोकसभा के अंदर? 4 सीटें लेनी है। ऐसी कोई पार्टी क्या कहलाएगी? आपकी नेशनल पार्टी कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दूसरा आ जाता है आपका स्टेट पार्टी कौन सी होगी, याद रखना 6% का कंसेप्ट। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि 6% वैलिड वोट ले लेती है जनरल इलेक्शन में, लोकसभा और स्टेट असेंबली सेम सेंटेंस है, तो उसको हम स्टेट पार्टी कह रहे हैं। एग्जांपल आ जाता है स्टेट पार्टी, सपोज तुमने बीएसपी ले ली, उसने 6% वैलिड वोट निकाल लिए, किसी स्टेट्स के अंदर है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर? स्टेट पार्टी। अब स्टेट कहां पर? अपने स्टेट में ले रही है। नेशनल पार्टी के लिए किसी भी चार स्टेट्स में ले रही है, 4 से ज्यादा स्टेट्स में ले रही है। कंसेप्ट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी पार्टी को यहाँ पर मिनिमम 2 सीटें किसमें लेना पड़ेगा? स्टेट, जो अपना स्टेट है उसकी असेंबली का इलेक्शन, यानी विधानसभा के इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन अगर होता है, उसके स्टेट के अंदर से 2 सीटें निकालनी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में? नेशनल पार्टी के लिए किसी भी स्टेट में से हो सकता है, स्टेट पार्टी के लिए अपने स्टेट में से होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोनों? इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून। अब ये दल बदल कानून है क्या? बेसिकली दल बदल कानून का मतलब है, एक एग्जांपल ले लेना छोटा सा, कि एक पार्टी के जैसे इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उस जनरल इलेक्शन में जो एक कैंडिडेट है वो जीत के आता है एक पार्टी से, वन पार्टी से, ठीक है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं मिली है, या वहां पर उसे एक तरीके से वेटेज नहीं मिला हुआ है, या वहां पर जिस पार्टी से था वहां पर उसे दिख रहा है कि ये तो पूरी मेजोरिटी में आई नहीं है, गिर सकती है, दूसरी पार्टी वहां पे जीतेगी तो मुझे पोस्ट मिल सकती है। उसने क्या किया, वहां से उठा और दूसरी में चला गया। समझ में आया? जिसे हम कह सकते हैं बेपांदी का लोटा भी। तो इसमें क्या किया उसने, अपना जो दल था उसे बदला। अब ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत है। जिस पार्टी से आप जीत के आए हो उस पार्टी के साथ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। इसी को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया जाता। कौन सा? 52 संविधान संशोधन लाया गया, जिसको ऐड करा जाता है शेड्यूल 10th के अंदर। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। क्लियर हुआ? इसी कानून को क्या बोला जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। समझ में आ गया क्या कानून बोला गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है यहां पर, जिसके द्वारा एक्ट आएगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके द्वारा क्या किया गया है यहां पर? एंटी डिफेक्शन, डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई है 1985 के अंदर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट कंसर्न ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर शिफ्ट होते हैं तो। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 के अंदर, जिसके अंदर एक चेंज लाया जाता है, और वो चेंज होगा 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन एक्ट को जोड़कर, जिसके द्वारा यहां पर कुछ एक्सेप्शनल प्रोविजन दिए गए कि किस किस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पार्टी से हटाना है कि उसके इलेक्शन को वॉइड करना। कौन कौन से, एक तरीके से कौन कौन से ग्राउंड होते हैं डिस्क्वालिफाइड करने के। डिस्क्वालिफाइड समझ में आता है क्या होता है ना? अभी तुमने देखा होगा किसको डिस्क्वालिफाइड किया हो गेम्स में, कौन थी? एग्जाम्पल? विनेश फोगाट।
है ना, उसको डिस्क्वालीफाइड किया हुआ। क्या यानी जो ग्राउंड आपने दिया अगर उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं तो आपने चाहे जीता या हारा आपको हटा दिया गया। इलेक्शन में भी यही सेम चीज है, आप अगर जीत के भी आए हैं लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लॉ के द्वारा, जो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं, अगर उसका वायलेशन है तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है ना। वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले दे रहे हैं कि अगर वो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वॉलेंट्री क्या कर दे अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ द हाउस। एक व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है वो किसी हाउस से यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद से डिस्क्वालिफाइड कौन कौन से ग्राउंड पर होगा। पहला क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर वो वॉलेंट्री जानबूझकर क्या कर दे, यहाँ पर मेंबरशिप अपनी छोड़ देता है उस पार्टी से, यानी जीत के आया जिस पार्टी से, उस पार्टी का क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया। दूसरा क्या है, इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग इन द हाउस, मीन्स क्या है, किसी दिन कोई बिल पास होना है हाउस के अंदर और उसके अंदर उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया, वो जानबूझ के एब्सेंट हो जाए वोटिंग के समय, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी पार्टी के साथ नहीं, अपनी पार्टी को धोखा दे रहा है। या तो वो अगेंस्ट में वोट कर दे, या अपनी पार्टी का समर्थन ना करे, या वोटिंग से बाहर चला जाए। समझ में आया? तो इस ग्राउंड पे क्या है, वो अपनी पार्टी के साथ वायलेशन कर रहा है ना, अपनी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा है। इफ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग इन सच अ हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी विदाउट obtaining prior permission from the party and such as act has been condoned by the parties within the 15 days। इस तरह के मैटर जो 15 दिन के अंदर वो क्या किए जाएंगे, लिया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तीसरा क्या कह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट मेंबर। इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब होता है जब कोई पार्टी, कोई भी किसी भी पार्टी से ना आए, निर्दलीय उम्मीदवार, उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट मेंबर। वो कब होगा, एक इंडिपेंडेंट मेंबर हाउस का इलेक्ट, यानी कि कौन होता है, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ यहाँ पर क्या, इलेक्टेड विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार इसको बोला जाता है। ये डिस्क्वालिफाइड कब करेंगे, जब वो जीत के आया निर्दलीय, लेकिन उसने इलेक्शन होने के, रिजल्ट आने के तुरंत बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम से ज्वाइन कर लिया, तुरंत ही जाके, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। निर्दलीय आया है ना वो, और उसने क्या किया, जीतते साथ उसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालिफाइड। एक नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड कौन करता है, कौन करता है हाउसेस के अंदर नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। राज्यसभा के अंदर कितने हैं, 12, है ना। विधानसभा के अंदर कितने हैं, आधे हैं, ठीक है। 1/6, 1/12 और 1/6 का कंसेप्ट होता है, क्लियर जी। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा हमारे कि लेजिस्लेचर के इसके अंदर, राज्य लोकसभा के अंदर पहले थे 2 एंग्लो इंडियन, अब नहीं है, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, तो वो अब हटा दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अगर ऐसा कोई नॉमिनेटेड मेंबर है विच हु बिकम द डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ द हाउसेस, कब, जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स द सीट इन द हाउस। प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया उसे, अब वो कहां गया, हाउस के अंदर आ गया, और हाउस के अंदर आने के कितने दिन बाद आ गया, यहाँ पर वो 6 month के अंदर उसने क्या किया है, एक्सपायरी जैसे ही खत्म हुआ उसके तुरंत बाद उसने क्या कर लिया, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इलेक्टेड मेंबर बता दिया, निर्दलीय उम्मीदवार बता दिया, नॉमिनेटेड मेंबर बता दिया कि उसको डिस्क्वालिफाइड कैसे किया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है बेटा। उसके बाद आ जाएगा ई गवर्नेंस, अभी देखेंगे, ई गवर्नेंस ही देख लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद तो लोकपाल लोकायुक्त। ई गवर्नेंस क्या होता है, देखो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। जब कानून के कोई भी, जब लॉ रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब बनाए जा रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहा है, और उसके इंटरेक्शन के लिए हम किसका है, गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं। जैसे कोरोना के समय में आपने देखा था कि लोग अपने घरों से डिस्कस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो वो सब क्या होता है, ई गवर्नेंस। आप अपना कोई भी जो ओपिनियन है या आपने जो भी बिल्स हैं वो ऑनलाइन पास हो रहे हैं, बेसिकली ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। वो सब जो मैटर, गवर्नमेंट का जो भी काम अगर इलेक्ट्रॉनिक वे से किया जा रहा है तो उसको हम ई गवर्नेंस बोलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त। बेटा ये लोकपाल और लोकायुक्त है क्या, देखो आप अपने देश के अंदर करप्शंस को लेकर, गलत चीजों को लेकर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो बायस ना होकर सही डिसीजन ले, है ना। अगर ये होता है किसी स्टेट, किसी स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लोकपाल। उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा लोकपाल। क्या कहा जाएगा उसे, लोकपाल कहा जाएगा।
ठीक है जी। और अगर ये स्टेट लेवल पे होता है तो इसे कहा जाता है लोकायुक्त। कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक्ट कब आता है? 2013 के अंदर। और ये किसके लिए है? ये आपने देखोगा अन्ना हजारे जी का एक हुआ था धरना, है ना, याद होगा आप लोगों को सबको। ये इसी के लिए था कि लोकपाल लोकायुक्त अपॉइंट किए जाने चाहिए, जिससे कि देश के अंदर से करप्शन या गलत चीजों को रिमूव करने की कवायद की जा सके, जो देश के अंदर जो भी मिसलीडिंग हो रही है उन सबको कंट्रोल किया जा सके। कंसेप्ट क्लियर है। अब यहां पर आ जाता है टू इस्टैब्लिश द बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड द लोकायुक्त फॉर द स्टेट। वो क्या करेंगे? जो भी एलिगेशन करप्शन से रिलेटेड लगाए गए हैं, जो भी पब्लिक फंक्शनरी यानी पब्लिक जो भी अथॉरिटी है उनके ऊपर जो भी करप्शन के मामले हैं उनको देखा जा सके। यहाँ पे क्वेश्चन 2 आते हैं। पहला तो लोकायुक्त से लोकपाल से रिलेटेड है, तो पहले लोकपाल जो बने थे उनका नाम कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो समझ में? किससे रिलेटेड है ये? बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है करप्शन से। ठीक है। इसको सबसे पहले कहां लिया गया था? स्वीडन के अंदर। स्वीडन के अंदर इसे बोला जाता है ओम्बुड्समैन। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर आपका कौन कौन से फीचर है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के। लोकपाल बिल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 15% जुडिशियल मेंबर होंगे और 50% 15 नहीं 50 है ना, 50% जुडिशियल मेंबर होंगे और 50% जो होंगे इसके अंदर लोकपाल के अंदर SC ST OBC से होने वाले लोग होंगे, माइनॉरिटी होंगे और विमेन होंगे। आधे आधे मेंबर बता दिए। जो सिलेक्शन होगा चेयरपर्सन के मेंबर का वो होगा एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। उस सिलेक्शन कमेटी में पहले होंगे PM, उसके बाद स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा। इनका नाम तुम्हें बताना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिटे और या इनकी जगह पर जो भी चीफ जस्टिस के आधार पर जो भी सिटिंग जज होगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, जो कि CJI ने अपॉइंट किया है। एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब होता है लॉ को अच्छी तरह, एक तरीके से न्याय प्रक्रिया को अच्छे से जानने वाले को एमिनेंट जूरिस्ट बोला जाता है। बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी। कौन? शुरू के 4 मेंबर एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि लॉ को जानने वाला होता है। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लोकसभा। यहां पर ये बोल रहे हैं कि लोकपाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक को चेक कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन बॉट, समझ में आ गया? इनिशियली नहीं था, बाद में इसको चेंज करके लाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस को भी, PMO होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसको भी लोकायुक्त के अंडर में, लोकपाल के अंडर में ला दिया गया था। कंसेप्ट क्लियर हो? हाँ जी। लोकपाल को चुनेंगे कैसे बेटा? ये जो इसको बोला जाता है कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप होता है। वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, लोकसभा के मेंबर हो गए, और आपके यहाँ पे चौथे हो गए CGI या CGI की जगह उनके द्वारा अपॉइंटेड एक पर्सन। ये 4 लोग होंगे जो बैठ के डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को, और उसके बाद एक व्यक्ति और चुना जाएगा जो 5वां होगा, यानी 5 लोगों की एक टीम होगी, 5 लोगों की मेंबर की टीम होगी जो चुनेगा कि कौन लोकायुक्त बनेगा। लोकायुक्त जनरल कौन होते हैं? जनरली लोकायुक्त के लिए ना, क्योंकि वो एक जुडिशरी मैटर या करप्शन से, तो जो व्यक्ति ने करप्शन के मैटर में, या जस्टिस हो गया, रिटायर्ड जज हो गए, ये जनरली आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं या इस तरह के व्यक्ति होते हैं ना, वो ज्यादातर जो रिटायर्ड या तो ऑफिसर्स होते हैं या जो रिटायर्ड आपके जज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है? जिनकी उस पर्टिकुलर फील्ड में परफेक्शन होती है उन लोगों को चुना जाता है इनके अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है आगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। क्या कहेंगे? NHRC है क्या? देखो, एक होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार, वो है हमारे पास 6, 7 थे, 6 हैं, पढ़ के आए हो आप लोग। एक होते हैं हमारे पास लीगल राइट, कानूनी अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है ना। राइट टू वोट आपका एक कानूनी अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है ना। लेकिन आपको ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट होता है आप जीवन है तुम्हारे पास, उसको सही तरीके से जीना। जैसे अगर सपोज करो किसी व्यक्ति को जेल की सजा हुई और ये कह रहे हैं इसने क्राइम किया हुआ, क्रिमिनल है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, ह्यूमन राइट नहीं कहता यहाँ पे। तुम उसे पत्थर नहीं मार सकते, उसे पत्थरों पे नहीं सुला सकते, उसे गंदी जगह नहीं रख सकते, उसे गंदा खाना नहीं दे सकते हो, उसको साफ पानी देना पड़ेगा, उसको साफ एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा, उसको लिविंग स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने चाहे जितना भी क्राइम, उसे अपने परिवार से मिलने देना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या है? ये ह्यूमन राइट्स है, समझे? मानवीय अधिकार। कंसेप्ट क्लियर हो? जब इन मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया। जैसे घर के अंदर आप अगर चाइल्ड लेबर लगा रहे हो तो आप कह रहे हो कि मैम आर्टिकल 24 का, आर्टिकल 23-24 हमने कौन सा किया? आर्टिकल कौन सा किया हमने? 23-24 है ना।
तो वहां पर क्या कह रहे हो, एक्सएम किया ना हमने, तो एम्प्लॉयमेंट कराने 14 साल से नीचे, तो वहां पे क्या आ रहा है, वहां फंडामेंटल राइट आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ हमने देखा कि वो जो बच्चा काम कर रहा है वो एक अच्छी कंडीशन में कर रहा है, 14 साल के, उसके पेरेंट कोई नहीं है, 14 साल का वो बच्चा है, वो अच्छी कंडीशन में, उसको जो घर वाले हैं वो फैमिली की तरीके से रखे हुए हैं, तो क्या वहां पर कानूनी प्रक्रिया की जानी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा जो कानून है वो रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है कि अगर उस बच्चे को एक ऐसी फैमिली मिल रही है जिसका वो साथ दे रहा है और एक अच्छी मानवीय कंडीशन के अंदर है, तो उसको वहां पे सपोर्ट मिल सकता है। क्लियर है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा आपने रखा हो, चाहे वो एक लेडी जो है या एक जेंट्स है, वो 20 साल का 25 साल का है, लेकिन उसकी दुर्दशा की हुई है घर वालों ने। अब अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, अगेंस्ट ऑफ आर्टिकल 24 तो है नहीं, लेकिन वहां पे अमानवीय बिहेवियर में रखना, उसे जमीन पे सुलाना है या उसको अच्छे खाना नहीं देना, अच्छी चीजें नहीं देनी है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या करोगे, दैट इज वो क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन वाले वहां पे क्या लेंगे स्टेप। एक ना एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, इससे रिलेटेड तो नहीं है बट मैंने एक सामने देखा, हम गए अभी रेस्टोरेंट में खाने, अभी 1-1.5 महीना हुआ होगा, उसमें मैं और वर्चस बैठे हुए हैं और सामने टेबल पे एक फैमिली बैठी हुई है, उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ, उनका एक छोटा बच्चा, एक लड़की। अब उस लड़की के कपड़े ना बहुत बेहतर थे और ना बहुत बेकार ही थे। शी वॉज सिटिंग और शी वॉज कैरिंग दैट बेबी, तो बच्चा बड़ा सुंदर सा था, प्यारा, नजर पड़ी जाती है। तो वर्चस और मैं बात कर रहे थे, तो वर्चस कहते हैं कि ये ना इसकी बुआ है कुछ होगी, मैंने कहा नहीं, शी इज सर्वेंट। कहते मम्मा आपको कैसे पता है? मैंने कहा देखो आप सिंपल देखो कि उसको बच्चे को उसमें गोद में लिया हुआ है, अगर वो इनके घर की रिलेटिव होती, चाहे वो हस्बैंड की सिस्टर होती या वाइफ की सिस्टर होती, वो लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद, खाना खाने के वो लोग खाना खा रहे हैं और ये खाना नहीं खा रही है, फर्स्ट इज दिस। अब इंसिडेंटली है कि उनका खाना खत्म हुआ क्योंकि उनका पहले आया हुआ था, दे हैव टेकन द फूड, और उसके बाद उस लड़की को आधा डोसा दिया गया। क्या आधे डोसे में 18 साल की लड़की का गुजारा हो जाएगा? हाफ डोसा दिया गया हमारे सामने। मैंने कहा बेटा देख, जो तुझे बोल रहा था ना, इस चीज को देखो, समझो चीजों को, आप अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड। क्या उस आधे डोसे के अंदर उस बच्ची का पेट भर जाता, जो 17-18 साल की लड़की होगी मुश्किल से, है ना? तो दिस क्रिएट दे हैड, उन लोगों ने खाना खाया, दोनों ने खाना खा के, क्या उस बच्चे को लेकर खाना या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई भी चीजों को से दी जा सकती थी? जब तक उन लोगों ने खाना खाया है, शी वॉज होल्डिंग दैट चाइल्ड, और उसके बाद उसे आधा डोसा दिया गया। शायद हो सकता है पूरे दिन जब तुम खा रहे हो, भी खा रहे हो रेस्टोरेंट में कहीं बाहर से, तो वो भी बच्ची आई हुई है तो उसको दिया जा सकता था, बट इट्स, क्या ये अमानवीय व्यवहार नहीं है? है ना, यही होता है। लेकिन इनसे हम इनको मानते नहीं है मानवीय, हम तब मान सकते हैं, हम कह सकते हैं जाके हम दे सकते हैं, लेकिन वहां पे चीजें होती है अलग। वहां पे इसी तरह इससे वर्स्ट कंडीशंस के अंदर बहुत सारे लोग होम सर्वेंट बन के रहते हैं, लॉकअप के अंदर हो गया, या वो सड़कों पे सो रहे हैं, ये सरकार कुछ नहीं करी, उसी के लिए कौन, उसी के अगेंस्ट में कौन काम करता है? ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है। समझ में आ गया? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी यानी कि लॉ के द्वारा कानून लाकर जब बॉडी बनाई जाती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। इसको 1993 में बनाई गई थी, जिससे ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा मानवीय व्यवहारों को, मानवीय जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जा सके। ये ह्यूमन राइट को पूरे भारत में वॉचडॉग यानी देखने का काम करती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जनरली जो होते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, यानी कि जो रिटायर होते हैं, फॉर्मर यानी पहले जो रहने वाले होते हैं, उनको बनाया जाता है। 3 persons having the knowledge of the human right to be appointed as a member of the NHRC। तो कितने लोग हो गए यहाँ पे? 1+3। उसके बाद है एटलीस्ट अनलिस्ट वन भी, और उनमें से एनएचआरसी में से एक इंपॉर्टेंट क्या है? विमेन होनी चाहिए। क्लियर है? 3 मेंबर में से क्या होनी चाहिए? विमेन होनी चाहिए। चेयरपर्सन जो होते हैं वेरियस कमीशन के, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चीफ कमीशन फॉर द पर्सन विद इन डिसेबिलिटीज आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द एनएचआरसी। समझ में आ गया? अलग अलग हाउसेस के जो मेंबर होंगे, अलग अलग कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है। अभी इसमें ना एक और चीज बताऊंगी आपको, एनएचआरसी या जितने भी आयोग होते हैं ना बेटा, सेंट्रल लेवल पे जो होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट के अंदर, तब उस पर डिस्कस किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो? तो अगर आ जाए कि आयोग, जनरली आयोग किसको अपने रिस्पॉन्स वो देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, तो किसे देंगे? डायरेक्टली प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है? और प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट के अंदर रखता है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, एससी और एसटी के लिए जो पहले बना हुआ था वो एक बना हुआ था, बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन आर्टिकल 338 के अंदर इसको बनाया गया था, 338A के अंदर। 338 के अंदर एससी और 338 के अंदर ए के अंदर एसटी। एससी होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब। इनमें अंतर क्या है? देखो,
एक तो हो गया जनरल, एक हो गया ओबीसी, एक हो गया आपका एससी और एक हो गया एसटी। वो ट्राइबल एरिया, वो कबीले जिनके अभी भी अपने खुद के कानून है, जब उनके जिनका लिविंग, जिनका रहन सहन, जिनका खान पान, जिनका ट्रेडिशन, जिनका व्यवहार सब बिल्कुल अलग है और वो एक मेन लीड से अलग है, उनको एसटी बोला जाता है। समझ में आया? जिनका ट्राइबल है तो उनके अधिकारों को, उनके रहन सहन, उनके पहनावे को, उनकी संस्कृति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसको क्या बनाया गया? एसटी कानून बना दिया गया। और इसके तहत इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमीशन बनाया गया उसको बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। नीचे से उठ के आएंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं, तो सारे ट्राइब से निकल के हैं हम लोग सारे के सारे, है ना। वो लोग जो कि एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अभी भी सोशली इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग उतने नहीं है, है ना। तो उन्हें बोला जाता है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है। क्लियर है? वो लोग जो एक ट्रांजिशनल में आ चुके हैं, जो एससी से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिसमें वो बैकवर्ड गिने जाते हैं सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो इनको बोला जाता है ओबीसी। ठीक है। और जो इनको छूटे, इन सब से जो हटे, वो आगे सब जनरल में। समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ पर इनके लिए क्या था? पहले एक ही कानून था एससी एसटी के लिए, उसमें बाद में अलग अलग कर दिया गया 338 और 338 ए बना दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये किससे रिलेटेड मैटर करेंगे? कोई भी ऐसा मैटर जैसे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, तो वो कहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा? यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। बार बार बोल रही हूँ, जितने भी कमीशन हैं उनके करंट में जाकर जितने भी उनके अध्यक्ष हैं उनकी जाके फोटो देखना, है ना, और डी पर पढ़ नहीं करना है, बस फोटो देखना है और उनके नाम देख लेने हैं, जिससे तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब आ जाते हैं बेटा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर आता है 368, संविधान के अंदर संशोधन। संविधान के अंदर संशोधन की आवश्यकता क्या है? जब 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया तो उस समय पर हमारी जनसंख्या थी कम, हमारा ना डेवलपमेंट इतना था, ना यहाँ पर हम लोग अधिकार हमें इतना जानते थे, ना बहुत ज्यादा एजुकेटेड वर्ग था, है ना। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हमारे इंटरनेशनल एक रिलेशंस बन रहे हैं, तो उसके अंदर बदलते परिवेश के अंदर जरूरी है कि जो संविधान हमारा इतने सालों पहले बना है, 1950 में संविधान लागू हुआ है, उसके अंदर भी परिवर्तन, हम कहते हैं ना जीवन परिवर्तन का नियम है, तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, जिस परिवर्तन को हम कहते हैं अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। क्योंकि जब आप परिवर्तन करो तो आप नियमों में भी परिवर्तन करोगे, है ना। कैसे? सपोज करो घर में एक फैमिली रह रही है और उस घर में अब एक नई शादी होती है और एक नई बहू उसके घर के अंदर आती है, तो कुछ तो परिवर्तन आएंगे ना। अब परिवर्तन लाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है वो ज्यादा, अगर वो ज्यादा अच्छी है, सुबह 4 बजे उठने वाली है, तो परिवार को 5 बजे, जो परिवार 9 बजे तक सोता था वो 5 बजे उठने लगा। जो परिवार पहले 5 बजे उठता था, मैडम खुद 6 बजे उठ रही हैं, तो परिवार भी होगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है ना। तो कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसे ही सेम है, क्योंकि हमारा जो भारत परिवार है वो बहुत बड़ा है, तो उसके संविधान के अंदर, उसकी रूल बुक के अंदर भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन। आर्टिकल आ जाएगा 368। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब संविधान में जो परिवर्तन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जितने लोग संविधान में संशोधन के समय पर आए, उतने ही आए, उतनों ने ही वोट कर दिया, उसे क्या बोला जाएगा? सिंपल मेजोरिटी। समझ में आया? द प्रेजेंट एंड वोट, वर्ड क्या याद करोगे? प्रेजेंट एंड वोट, इसे बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या होना चाहिए? 50+1। भाई जितने प्रेजेंट है उन्होंने वोट किया, तो अगर 100 लोग प्रेजेंट है, 100 में से 50, 100 ने, अगर 100 में से हैं तो उन्होंने, जितने 100 हैं, 100 ने प्रेजेंट थे, 100 ने वोट कर दिया। अब 100 ने जो वोट करा है उसमें से कितने लोग होने चाहिए? 50+1, 50%, यानी 50 और +1 यानी 51 लोगों का समर्थन होना चाहिए, तो आपका संविधान संशोधन पास हो जाएगा। कौन कौन से मोड में है वो बता देते हैं। क्या कह रहे हैं ये? मेथड ऑफ सिंपल मेजोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी इन द मैटर। अब कौन कौन से मैटर होंगे जो सिंपल मेजोरिटी से रिलेटेड? सबसे पहला होगा नागरिकता, दूसरा होगा यहाँ पर दूसरा हाउस, किसमें? स्टेट लेजिस्लेचर में, विधान परिषद बनानी है या खत्म करनी है। समझ में आ गया? उससे रिलेटेड है कोई भी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करनी है या उसके नाम में चेंज करना है, इस तरह के जो भी मैटर होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर है, हालांकि जो अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर, ये कह रहे डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द आर्टिकल 368, बट अब यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी हो गया सारा। अब कहेंगे स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा क्या है आपका? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है?
स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है एटलीस्ट 2/3 मेंबर वहां पर वोट करेंगे। 2/3 मेंबर क्या करेंगे वहां पे, 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, वोट करने चाहिए। यहां पर कह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस बाय द मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सिंपल मेजोरिटी के लिए क्या था, प्रेजेंट एंड वोट, इसके लिए कितना है 2/3। कंसेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। जब आप कोई ऐसा मैटर लेके आ रहे हैं जो पूरे देश पे लागू होना है लेकिन वो इफेक्ट करेगा किसी स्टेट से, तो उस स्टेट में भी तो पास करवाओगे। सेंटर लेवल पे किससे पास हो चुका है, मेजोरिटी से। मेजोरिटी कितनी है 2/3, यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन जब वो स्टेट में मैटर जाएगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि जब पार्लियामेंट में वो पास हो चुका है संविधान संशोधन से, तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट तो पूरे देश को कर रही है ना, फिर वो जाकर उसके लिए क्या जरूरी है, स्टेट के अंदर सिंपल मेजोरिटी आवश्यकता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? इसी तरह को कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट स्टेट। कंसेप्ट क्लियर हो? यहाँ पे याद रखना, स्पेशल मेजोरिटी होगी पार्लियामेंट में और सिंपल मेजोरिटी होगी स्टेट में। एक बार वहां पास हो गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, अब वही चीज जाके स्टेट में लागू करना है तो स्टेट के वहां भी पास होनी चाहिए ना, तो यहाँ स्पेशल से और यहाँ पर सिंपल से मेजोरिटी से। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर टॉपिक अगर देख लेते हैं तो संविधान संशोधन किस किस तरीके से हो गया, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान संशोधन कौन कौन सा कब कब हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर फीचर बता दूंगी क्या है। पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर आया था, जिसके अंदर ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था और यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा किसके लिए, एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्ड क्लास के लिए, उसको जोड़ा गया था 9th शेड्यूल के अंदर। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 के अंदर आया था, जिसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट को जोड़ा गया था 7th शेड्यूल के अंदर। क्लियर है? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बात करता है किसके बारे में, यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस के अंदर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि पहला लिंग्विस्टिक आधार पर कौन सा स्टेट बना था। गलत आंसर, तेलंगाना कहां से निकला, तेलंगाना 2014 की बात है, 1956 की बात है, आंध्र प्रदेश, है ना। तेलंगाना तो 2014 में बना, हम 1956 की बात करें, 1956 की बात करें। 8th संविधान संशोधन आता है जो कि बेटा इंपॉर्टेंट है आपका, रिजर्वेशन की बात करता है SC ST की सीटों के लिए। SC ST और एंग्लो इंडियन तो खत्म हो चुका है, लेकिन SC ST है, इनके प्रोविजन है कहां पर है, लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये 8th संविधान संशोधन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9th संविधान संशोधन यहाँ पर बात कर रहा है कि इंडो पाक एग्रीमेंट के तहत हमने जो जमीन दी थी वापस, या हमारा जो डिफरेंसेस चेंज हुई, एक्सचेंज हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 10th अमेंडमेंट आ जाता है, जिसके अंदर हम दादर नागर हवेली को लिया है हमने। 12th अमेंडमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बस कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 8th नंबर याद रखना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, लिखते चले जाना। 8th इंपॉर्टेंट है, 9th के अंदर बता दिया, 10th के अंदर आ जाएगा कि हमने दादर नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट किया था, किससे किया था, बेसिकली पोर्टुगीज से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 12th। अच्छा याद रखना, पोर्टुगीज सबसे पहले आए तो सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे बाद में कौन गए, पोर्टुगीज गए। नेक्स्ट आ जाएगा 13 अमेंडमेंट है, जिसके अंदर नागालैंड को स्टेट बना दिया गया था। 14 के अंदर पुदुचेरी को जोड़ दिया गया था। उसके बाद है फ्रांस से लेके, उसके बाद है 18th अमेंडमेंट एक्ट आएगा, जो कि पंजाब से हरियाणा से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किए। 21st, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था 21, 71 और 92 बताया था, 21st, 71 और 92। 21st के अंदर सिंधी, 71 के अंदर KMN कोंकणी मणिपुर नेपाली, और 92 के अंदर आएगा BDMS बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, इनको जोड़ा गया था। तो एक साथ याद कर लेना। उसके बाद आ जाएगा 22वां, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 23rd अगर बोलेंगे तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं अगेन, और नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस आए थे। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर 1971 के अंदर मणिपुर त्रिपुरा के फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करते हैं। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है उनको 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्लियर जी? उसके बाद आ जाएगा 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे सिक्किम को राज्य बनाया गया, कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है जी, 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहाँ चला गया भाई, 50। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन किसके बारे में बात करें, हाँ जी,
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या क्या जोड़ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल के आता है भाई, बिल्कुल है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहा है यहाँ पर किससे रिलेटेड है, पहली चीज आ जाएगी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, कि पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देता है। दूसरा आ जाएगा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइमेसी टू, इट गेव प्राइमेसी टू डीपीएसपी ओवर द फंडामेंटल राइट, जबकि इसको बाद में चेंज कर दिया गया था। उसके बाद है 10th फंडामेंटल ड्यूटी, इसके अंदर जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी बाद में। न्यू वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रियम्बल के अंदर। कौन कौन जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, SSI, क्लियर है, इसको जोड़ा गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर यहाँ पर लोकसभा का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उसको रिस्टोर, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी यहाँ पर, ऊपर वाले में इमरजेंसी के बाद है तो चेंज किए गए थे। ये 1978 में है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से 5 साल, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट को यहाँ से फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया था। कहाँ पहुंचाया गया बता चुकी हूँ, फंडामेंटल राइट में बताना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर कि जो पावर थी गवर्नमेंट की, इट लिमिटेड द पावर ऑफ 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42 में उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई थी, 44 में पावर को कम कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है, दल बदल, है ना, अभी हमने किया है। 42वां संविधान संशोधन किससे, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। 52वां संविधान संशोधन, 52 है ना, 52वां संविधान। 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की सैलरी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 यहाँ पर बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड यू कैन डू। उसके बाद है 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 56वां संविधान संशोधन, यहाँ पर कह रहा है हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेड, क्योंकि प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि संविधान किस में आया था, इंग्लिश में आया था। हिंदी वर्जन को यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पर सारे पर्पस के लिए, और यहाँ पर जो एक्सेप्टेड है फॉर ऑल द पर्पस एंड द स्टेटहुड ऑफ द यूटी ऑफ द गोवा। नेक्स्ट आ जाएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे भी क्वेश्चन भी पूछा था जब पढ़ा रही थी कि किस संविधान संशोधन के तहत जो वोटिंग की एज है उसको 21 से घटाकर 18 किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा, जिसके अंदर 73 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट है। 73 याद रखना पंचायत से रिलेटेड है, 73 किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, जबकि 74 किससे रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी। और दोनों ही कब आए हैं, दोनों ही आए हैं 1992 में, ठीक है जी। इनमें इनके सब्जेक्ट डिसाइड किए गए थे, डन। 73 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट है। 74 बता दिया मैंने, नगर पंचायत नगर पालिका से रिलेटेड है। उसके बाद 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 79 अभी कौन सा रह गया इसमें, मैंने बताया 71, तो 71 क्या था, लैंग्वेज से रिलेटेड है, KMN से रिलेटेड है, कोंकणी मणिपुर नेपाली। 79th में रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था 25 जनवरी 2010 तक, और ये आज भी बढ़ाया गया है। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आ जाएगा 2001 का, यहाँ पर टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल 267, 269, 70 और 72 से रिलेटेड है। 84th संविधान संशोधन लोकसभा के अंदर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन को लेकर बनाया गया था। 85th संविधान संशोधन, यहाँ पर जो प्रमोशन में जो सीनियरिटी है उसको लेकर किया गया था कि प्रमोशन जो होना चाहिए, प्रमोशन का आधार रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन का आधार सीनियरिटी होना चाहिए, काम होना चाहिए कि किस तरीके से आपने काम किया है। नेक्स्ट आ जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज क्वाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे रिलेटेड है, 6 से 14 साल के बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है। राइट टू एजुकेशन के तहत आर्टिकल 21A के अंदर, 21 के अंदर 21 से जोड़ा गया था, क्या आ जाएगा, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, क्लियर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है टैक्स से रिलेटेड, जिसके अंदर टैक्स किससे रिलेटेड है कि स्टेट के टैक्स, स्टेट यूनियन के टैक्स यूनियन लेगा, और अमेंडमेंट किया गया था 7th शेड्यूल के अंदर। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है आर्टिकल 338 के अंदर, जहां पर SC ST को लेकर, अभी हम कर चुके हैं 338 और 338 एक किया था कि SC ST को लेकर क्या होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए, ये बनाया गया था 2003 के अंदर। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, यहाँ पर है
इट इज अमेंडेड द एंटी डिफेक्शन लॉ। कब आया था एंटी डिफेक्शन? मैंने 52वां संविधान संशोधन बताया था ना, उसी के अंदर परिवर्तन किया गया था कि इसमें आर्टिकल 75 के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ये बोला था कि टोटल मेंबर जो मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन के अंदर दैट शुड नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यानी लोकसभा के कितने प्रतिशत लोग मिनिस्टर बनते हैं? 15%, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी मिनिस्टर आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते। क्लियर है? ये बताया गया था आपका 91 संविधान संशोधन के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज के अंदर BDMS से रिलेटेड, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली से रिलेटेड है। 93rd संविधान संशोधन यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन लाता है जो कि किससे? सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। उसके बाद 94, देखो थोड़ा सा ना एक आइडिया आपको लेना चाहिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना उसमें लेते चलिएगा। 94 संविधान संशोधन यहाँ पर ट्राइबल के वेलफेयर की बात करता है। 95th संविधान संशोधन के अंदर फिर चेंज करता है, रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएगा। कब तक? 25 जनवरी 2020, और ये फिर से आगे बढ़ चुका है। 96 अमेंडमेंट एक्ट आता है 2001 का, जिसमें उड़िया लैंग्वेज को ओरिया बोला गया। ठीक है जी, हिंदी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, स्पेलिंग इंग्लिश में चेंज है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था, पार्ट 9B के अंदर है, यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2012 के अंदर, जिसमें स्पेशल प्रोविजन रखा गया था हैदराबाद कर्नाटका रीजन को स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर लाने में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं बता रही हूँ। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जो NJAC की बात करता है। बेटा NJAC है क्या? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ये कमेटी बिठाई गई थी 99 संविधान संशोधन के अंदर, लेकिन ये संविधान संशोधन को वापस लिया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट के अंदर लेजिस्लेचर का एक इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया कि NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो जजों का अपॉइंटमेंट करेगी, उसमें लेजिस्लेचर को ला दिया गया। यहाँ पर जज जो थे वो सारे हड़ताल पे आ गए कि यहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर से उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और जुडिशरी सिस्टम अपने जजों का अपॉइंटमेंट अपने कॉलेजियम सिस्टम के साथ करता है। समझ में आ गया? तो इसके अंदर उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस के लिए बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, जिसकी वजह से जिसका अतिक्रमण हो जाएगा, एक तरीके से लेजिस्लेचर इसके अंदर आ जाएगा, तो उस अपॉइंटमेंट को ये NJAC को अस्वीकृत कर दिया गया और इस अमेंडमेंट को वापस खारिज कर दिया गया था। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा जी? NJAC क्या है? उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 डील करता है विद दैट टेरिटरी विच विल बी, दोनों की। बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा पार्ट था जो कि एसोसिएटेड था भारत से, और भारत का कुछ पार्ट था जो एसोसिएटेड था बांग्ला से, तो वो ट्रांसफर किए गए थे हमारे, है ना, जो हमारी टेरिटरीज है दैट हैज बीन ट्रांसफर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 के अंदर GST लेके आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेके आता है, जिसमें क्या होगा? वन नेशन वन टैक्स थ्योरी के आधार पर लाया गया था। 100 ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, हमारा GST इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद NJAC भी आ सकता है, लेकिन जनरली पेपर में नहीं आता है क्योंकि हट चुका है। 102 अमेंडमेंट आ जाएगा जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेटस देगा किसको? यहाँ पर देगा बैकवर्ड क्लासेस को, OBC को। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन देता है वीकर क्लासेस को, इकोनॉमिकल वीकर क्लासेस को 10% का देगा। कितना देगा बेटा? 10% का। कितने परसेंट का दे रहा है रिजर्वेशन? 10% का रिजर्वेशन दे रहा है। 104 संविधान संशोधन दोबारा से एक्सटेंड कर देता है लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर SC/ST सीटों के रिजर्वेशन को। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो ये सारे 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तक हमने खत्म कर लिया है। आई होप पॉलिटी का जो मेन पार्ट है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। इसके अलावा कुछ एक टर्म्स हैं पॉलिटी की जो कि हम अलग से क्लासेस करेंगे, जिसके अंदर पॉलिटी के कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, डाउट्स हैं, तुम लोगों के डाउट्स हैं या आप लोगों के डाउट्स हैं, जिसमें भी जिस टॉपिक के अंदर है आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको जो अभी तक की वीडियोज है वो कैसी लगी, कहाँ कहाँ आप चेंजेस चाहते हो, और अगर कोई गलती हो गई है तो आपसे माफी चाहते हैं। धन्यवाद।